तो आज का आपका टॉपिक है एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट। आज के इस लेक्चर में हम एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट को डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट क्या होते हैं, या फिर आप बोल लीजिए एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स क्या होती हैं, इन्हें डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब करता है। सबसे पहला सवाल कि इन्हें जो है प्रिस्क्राइब कब की जाती है, कब हम इन्हें पेशेंट को देंगे। ठीक है, इन ड्रग्स का, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन क्या है और इन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से ये ड्रग हमारी बॉडी में जाकर असर शो करती है। तो क्लासिफिकेशन एज वेल एज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज वेल एज डॉक्टर इसे कब प्रिस्क्राइब करते हैं, कब पेशेंट को एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स लेनी होती है, ये सारा सब कुछ इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। लेक्चर के इंपोर्टेंस की बात करूं तो ये लेक्चर आपको बीएससी नर्सिंग, बीएससी, बी फार्मेसी और भी कई मेडिकल कोर्सेज में दे रखा है, जैसे एमबीबीएस वगैरह। और बी फार्मेसी में ये दो जगह पर है। आपको दे रखा है फार्माकोलॉजी 5th सेमेस्टर यूनिट 1 एफ टॉपिक। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री 5th सेमेस्टर यूनिट 3 सेकंड टॉपिक। मेडिसिनल केमिस्ट्री में 5th सेमेस्टर में यूनिट 3 में सेकंड टॉपिक है एंटी हाइपरलिपिडेमिक, और यूनिट 1 फार्माकोलॉजी 5th सेम में एफ जो लास्ट टॉपिक है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, नाम से पता लग रहा एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट या फिर एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। ठीक है, किस तरह से काम करती है वो देखो। नाम से पता लग रहा लिपिड का लेवल हाइपर हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो उस लिपिड के लेवल को कम करने के लिए हमें देना पड़ेगा एंटी। ठीक है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। देखो, जैसे मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं और आपकी बॉडी में है कोलेस्ट्रॉल। सबकी बॉडी में होता है कोलेस्ट्रॉल, आपकी बॉडी में भी क्या है, कोलेस्ट्रॉल। दो तरह से होता है कोलेस्ट्रॉल, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, और एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हम कहते हैं HDL। HDL का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हम बोलते हैं LDL। LDL का मतलब होता है लो लेवल का डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ध्यान रखना, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। अब पेशेंट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए पेशेंट है, इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। क्या बढ़ गया, इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ गया, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल को हम क्या कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो हम ये कह सकते हैं इस पेशेंट में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या फिर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ गया। तो इसके बढ़ने से क्या होगा, अगर आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, अगर आपके ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल जो है आर्टरी में जाके डिपॉजिट हो जाता है। सपोज इस तरह से ये डिपॉजिट हो गया, ठीक है, यहाँ पर इसने प्लेक फॉर्मेशन कर लिया, ये प्लेक बन गया यहाँ पर। अब प्लेक के फॉर्मेशन से क्या होगा, जैसे यहाँ पर प्लेक का फॉर्मेशन हुआ, जो ब्लड अभी तक नॉर्मली फ्लो हो रहा था, अब वो ब्लड नॉर्मली फ्लो नहीं हो पाएगा। ब्लड की सप्लाई जो है कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रास्ते में रुकावट आ गई, यहाँ पर रास्ते में प्लेक का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर अब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी। सपोज ये जो है कैरोटिड आर्टरी है। कौन सी आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी। तो आप सभी को पता है कि कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो ब्लड लेके जाती है हार्ट की सेल के पास, ताकि हार्ट जो है सही से काम कर सके। अब हार्ट की सेल को अगर सही से ब्लड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहां पर प्लेक फॉर्मेशन हो गया, तो उस कंडीशन में आपको एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये कैरोटिड आर्टरी नहीं है, ये कोई और आर्टरी है जो कि ब्रेन तक ब्लड सप्लाई ले जा रही थी, ब्रेन तक ले जा रही थी। अब अगर ब्रेन को सही से ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक फॉर्मेशन हो गया, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा स्ट्रोक। तो ध्यान रखना, ब्लड सप्लाई जरूरी है, ब्लड
हर किसी को जरूरी है, क्योंकि ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई भी होती है। तो ब्लड सप्लाई इसेंशियल है, क्योंकि ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन सप्लाई होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अगर ब्लड की सप्लाई सही से नहीं हुई, जैसे मान लो हार्ट की सेल को अगर सही से ब्लड सप्लाई नहीं हुई, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुई, तो एंजाइना की कंडीशन हो जाती है। और अगर वहीं ब्रेन की सेल को सही से ब्लड की सप्लाई नहीं हुई, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई, तो स्ट्रोक की कंडीशन हो जाती है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, एक एलडीएल बढ़ने की वजह से आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपको एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है, आपका हार्ट फेल हो सकता है, आपको चेस्ट में पेन होगा बहुत तेज। ठीक है, सिर्फ एक प्लेग बनने की वजह से। और ये प्लेग क्यों बन रहा है? क्योंकि सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है आपकी बॉडी में। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा? इस बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ना रहेगा ब्लड कोलेस्ट्रॉल तो ना बनेगा प्लेग, ना होगी ये कोई सी भी कंडीशन। तो ध्यान रखना, हमें क्या करना है? बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करना है, या फिर आप बोल दीजिए लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के लेवल को कम करना है। और उसको कम करने के लिए हमें देना पड़ेगा एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। तो ध्यान रखना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वी कैन से बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाने के लिए, गुड कोलेस्ट्रॉल को तो बढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं, पर बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम करने के लिए हमें देने पड़ेंगे एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। और ये ड्रग क्या करेंगे? गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाएंगे, बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करेंगे, और ना बनेगा प्लेग और ना होगी ऐसी कोई बीमारी। तो इस तरह से ड्रग्स काम करेंगे। देखो, मैंने आपको बोला कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है बढ़ जाता है, या फिर आप बोल लो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरह से प्लेग फॉर्मेशन हो गया। आप देखो, ये नॉर्मल आर्टरी है, यहाँ पर नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ब्लड जो है सही से फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लेग फॉर्मेशन हो गया। आप देख सकते हैं ये प्लेग बन चुका है, नैरोइंग हो जाती है, इससे आर्टरी जो है नैरो हो जाती है, और नैरो होने के बाद ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हाइपर कोलेस्ट्रोमिया। तो ये हाइपर कोलेस्ट्रोमिया क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जहां पर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन ज़्यादा होता है। और मान लीजिए आपकी ब्लड वेसल है और यहाँ पर बैड कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया, तो इसको तो हमने क्या बोला? डिपोजिशन को प्लेग बोला। और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे अथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सब में पढ़ा रखा है सेकंड सेमेस्टर में। तो ध्यान रखना, ये जो ब्लड वेसल थी, यहाँ पर प्लेग फॉर्मेशन हुआ, ये तो किसकी वजह से हुआ? बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से। इसको तो हमने क्या बोला? प्लेग फॉर्मेशन। और इस पूरी प्रोसेस को, ये जो हो रही है इसमें, उसको हम बोलेंगे अथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, साफ साफ लिखा है कि लिपिड और फैट का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, जिसकी वजह से अथेरोस्क्लेरोसिस होता है, या फिर आप बोल लीजिए बैड कोलेस्ट्रॉल का या एलडीएल का लेवल बढ़ गया, जिसकी वजह से अथेरोस्क्लेरोसिस होता है। मैंने आपको सिम्टम्स बताया, जैसे कि हार्ट अटैक मैंने आपको पहले ही बता दिया, और यहाँ पर नीचे देखिए स्ट्रोक, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया। कैरोटिड आर्टीरियल डिजीज हो सकती है, ओबेसिटी हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है। ये कुछ सिम्टम्स है आपके हाइपर लिपिड होने के, हाइपर लिपिडेमिया के ये सिम्टम है। अब इनको सही करना है, तो इसको सही करने के लिए एंटी देना पड़ेगा, एंटी हाइपर लिपिडेमिक एजेंट। ठीक है, अभी तक समझ में आ गया ना कि हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ रहा है? अब वो देखेंगे, क्योंकि हमने अभी तो ये बोला कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से वो डिपॉजिट हो रहा है आपके आर्टरीज में, प्लेग फॉर्मेशन कर रहा है, ब्लड सप्लाई कम हो रही है। एक बात और ध्यान रखना, जैसे मान लो ये नॉर्मल ब्लड सप्लाई हो रही है, ठीक है, और किसी कंडीशन में प्लेग फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, और अब ब्लड सप्लाई जो है सही से नहीं हो पा रही। तो जब ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो पा रही, तो आगे जो सेल है उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी और ब्लड भी नहीं मिल पाएगा। चाहे किसी की भी सेल हो, हार्ट की सेल हो, ब्रेन की सेल हो, अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, तो यहाँ पर इस सेल को ना ऑक्सीजन सही से मिल पाएगा, ना ब्लड सही से मिल पाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपोक्सिया और इस्केमिया। क्या कहेंगे? हाइपोक्सिया और इस्केमिया कहेंगे। ध्यान रखना, अगर आपकी सेल को ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो जाती है, तो ये दोनों टर्म आप यूज लोगे, हाइपोक्सिया एज वेल एज इस्केमिया हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशन समझ में आ गई। अब पढ़ेंगे ड्रग्स। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, एलडीएल को कम करना है, और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है, मतलब एचडीएल के लेवल को बढ़ाना है। ठीक है, तो देखते हैं ड्रग्स को। देखो, सबसे पहले मैंने आपको ड्रग्स का क्लासिफिकेशन दे रखा है कि ड्रग्स को हमने किस तरह से क्लासिफाई किया है। फिर हम देखेंगे ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि जो भी ड्रग हम दे रहे हैं ह्यूमन बॉडी को, वो ड्रग किस तरह से ह्यूमन बॉडी में जाके असर दिखा रही है, किस तरह से उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में जो ड्रग्स होती है वो किस बेसिस पे होती है? वो एक एंजाइम को इनहिबिट करती है।
देखो HMG कोए रिडक्टेस ये एंजाइम है और इस एंजाइम को रोकना है, तो इसलिए हम देते हैं HMG कोए रिडक्टेस इनिबिटर। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि HMG कोए रिडक्टेस इनिबिटर जो होता है, ये जो एंजाइम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे जाके कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन में। तो ये एंजाइम होगा तो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होगा। पर हमारी बॉडी तो बड़े परेशान है। क्यों परेशान है पता है ना? हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल पहले से ज्यादा है। तो क्या हम चाहेंगे कि और कोलेस्ट्रॉल बने? हम नहीं चाहेंगे। तो इस एंजाइम को, जो कि कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इस एंजाइम को इनहिबिट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इनहिबिटर। तो ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि इन एंजाइम को इनहिबिट करती है? तो एग्जांपल है लोवास्टैटिन। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि लोवास्टैटिन एक ऐसी ड्रग है जो कि HMG कोए रिडक्टेस को रोक देगी, एक इनहिबिटर है उसका। क्योंकि HMG कोए रिडक्टेस जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, पर हमारे तो पहले से ही बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो हम क्यों कोलेस्ट्रॉल को बनने देंगे? तो हमें देनी पड़ेगी ये ड्रग जो कि इस एंजाइम को रोक देगी। नेक्स्ट देखो फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव, जिसमें आते हैं क्लोफाइब्रेट, फिनोफाइब्रेट, फिर है आपका बाइल एसिड रेजिन, ठीक है, फिर है आपका निकोटिनिक एसिड, और लास्ट में है आपका कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनिबिटर। नाम से पता लग रहा कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को ही इनिबिट कर देंगे। और ये जो आपका बाइल एसिड रेजिन है, निकोटिनिक एसिड है, फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव है, इसको भी स्टडी करेंगे डिटेल में। सबसे ज्यादा आज के लेक्चर में जो हमें डिटेल में देखना है वो है फर्स्ट लाइन की ड्रग्स HMG कोए रिडक्टेस इनिबिटर्स की और बाइल एसिड रेजिन को। ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बहुत ही अच्छे अच्छे हैं कि किस तरह से ये लोवास्टैटिन इस एंजाइम को रोकेगी, और जब ये एंजाइम रुक जाएगा तो क्या प्रोसेस होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो क्या होगा। ठीक है, सब कुछ डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको अभी ये याद रखना है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपने क्या देखा? हमने देखा क्लासिफिकेशन में सबसे पहले है फर्स्ट लाइन ड्रग, जहां पर HMG कोए रिडक्टेस एक एंजाइम है जो कि कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, तो इसको रोकना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए लोवास्टैटिन देंगे। उसके बाद फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव है जिसमें हमने देखा क्लोफाइब्रेट, फिनोफाइब्रेट। उसके बाद बाइल एसिड रेजिन है जो कि हम डिटेल में देखेंगे आगे। फिर निकोटिनिक एसिड है। फिर हमें कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को ही रोकना है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनिबिटर देना पड़ेगा। ना होगा कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब, और अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो एक्शन भी शो नहीं करेगा, हमारे आर्टरी में डिपॉजिट भी नहीं होगा। अगर आपको जनरली बिना ड्रग के कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो आप डाइट अच्छी लो, एक्सरसाइज करो, वेट लूज करो और स्मोकिंग को क्विट करो। इन वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है सुधर जाएगा बॉडी का। चलो देखते हैं कि ये HMG कोए रिडक्टेस इनिबिटर किस तरह से काम करता है। पर उससे पहले इन सब का एक कॉमन देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इन सब का कॉमन एक ही फ्लो चार्ट से मैंने आपको समझा रखा है इन सब का। फिर हम डिटेल में देखेंगे, एक तो HMG कोए का और एक आपका बाइल एसिड रेजिन का। चलो देखते हैं। देखिए, आप यहाँ पर खड़े हैं और आपने खाया खाना। ठीक है, ये वो वाला खाना नहीं है मेरे बाबू ने खाना खाया, वो वाला नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल खाना है भाई। ऐसा खाना जिसमें कोलेस्ट्रॉल है। अब अगर आपने ये खाना खाया तो आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जाके एब्जॉर्ब होगा, और आपके ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल जाके एब्जॉर्ब होगा, आपकी बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल जाके एब्जॉर्ब होगा, तो अब वो कहलाएगा सीरम कोलेस्ट्रॉल। क्या कहलाएगा? सीरम कोलेस्ट्रॉल। तो जो भी आपने डाइट ली है, जो भी आपने डाइट ली है, उस डाइट में कोलेस्ट्रॉल होगा, वो कोलेस्ट्रॉल जो है बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद कहलाएगा सीरम कोलेस्ट्रॉल। तो हमें क्या करना है, जो भी हमने डाइट में कोलेस्ट्रॉल लिया है उस कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब भी नहीं होने देना। जब उस कोलेस्ट्रॉल को हम एब्जॉर्ब ही नहीं होने देंगे तो फिर सीरम कोलेस्ट्रॉल कैसे बनेगा? बनेगा ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल ब्लड में आएगा ही नहीं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को हम एब्जॉर्ब होने ही नहीं देंगे। तो कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनिबिटर हम देंगे। यहां पर मैंने आपको बता रखा है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनिबिटर। तो ये कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनिबिटर क्या करेंगे? कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को रोकेंगे। जो भी हमारी डाइट में कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ब्लड में एब्जॉर्ब ही नहीं होने देंगे। जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल आएगा ही नहीं तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा ही नहीं। तो ध्यान रखना, जो भी हमारी डाइट है उसमें कोलेस्ट्रॉल है तो हमें देना पड़ेगा कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनिबिटर। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट देखो आप यहाँ पर लिपोप्रोटीन केटाबोलिज्म। क्या होता है कि जब लिपोप्रोटीन का हम केटाबोलिज्म करते हैं, हमारी बॉडी में जब भी लिपोप्रोटीन का केटाबोलिज्म होता है तो अल्टीमेटली सीरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। तो हम क्या करेंगे, इस केटाबोलिज्म को रोक देंगे। क्योंकि ये हमारी बॉडी है, हमारे पास पहले से ही बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो हमें और कोलेस्ट्रॉल तो बनने नहीं देना। तो अगर बनने नहीं देना तो इस लिपोप्रोटीन का केटाबोलिज्म हमें रोकना पड़ेगा, लिपोप्रोटीन को टूटने से बचाना पड़ेगा। तो लिपोप्रोटीन को टूटने से बचाने के लिए हमें देना पड़ेगा फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव।
ये फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव क्या करेगा, ये फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव इस लिपोप्रोटीन को कैटाबोलिज्म नहीं होने देगा, और जब लिपोप्रोटीन टूटेगा ही नहीं तो सेरम कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही नहीं। तो ध्यान रखना, लिपोप्रोटीन के टूटने को रोकना है, क्योंकि लिपोप्रोटीन अगर टूट गया तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, पर हमें तो रोकना है, तो लिपोप्रोटीन के कैटाबोलिज्म को रोकेंगे विद द हेल्प ऑफ फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव। देखो जैसे कि क्लोफाइब्रेट और फिनोफाइब्रेट, ठीक है, अभी तक हमने दो तरह से देखा, एक तो एब्जॉर्प्शन नहीं होने दी और एक हमने फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव दे दिया, लिपोप्रोटीन के कैटाबोलिज्म को रोक दिया। अब देखो मैंने आपको बोला था कि HMG कोए रिडक्टेस एक ऐसा एंजाइम है जो कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है, और कोलेस्ट्रॉल पहले से ज्यादा है। तो आप चाहते हो क्या कि कोलेस्ट्रॉल बने? हम नहीं चाहते ना, तो हम दे देंगे इस एंजाइम का इनहिबिटर। जब हम इस एंजाइम का इनहिबिटर देंगे तो कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस रुक जाएगी। तो आप यहां पर देखिए फर्स्ट लाइन में HMG कोए रिडक्टेस इनहिबिटर है, जैसे लोवास्टेटिन। जब हम लोवास्टेटिन देंगे तो ना बनेगा HMG कोए रिडक्टेस, मतलब ना सही से काम कर पाएगा HMG कोए रिडक्टेस, और अगर ये सही से काम नहीं करेगा तो अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। तो इसके फंक्शन को बिगाड़ना है, और इसके फंक्शन को बिगाड़ने के लिए लोवास्टेटिन दे देंगे। तो ये हमने कोलेस्ट्रॉल का बनना भी रोक दिया। देखो सर, हमने कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब होने से रोक दिया, कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोक दिया, कोलेस्ट्रॉल जिसकी वजह से बन रहा था उसको भी रोक दिया। अब क्या करें? हाँ, तो हमें यही तो करना था कि कोलेस्ट्रॉल के बनने को रोकना है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो पहले से ही हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा है, बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में पहले से ही बहुत ज्यादा है। अब देखो, ये जो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है ना, ये कहानी बड़ी ध्यान से सुनना। ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये कोलेस्ट्रॉल जाता है लीवर के पास, ठीक है, और लीवर से बनाता है बाइल एसिड। आई रिपीट, लीवर ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल लेगा और बाइल एसिड बनाएगा। लीवर क्या करेगा? ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल लेगा और क्या बनाएगा? बाइल एसिड। ये बाइल एसिड इंटेस्टाइन में जाके डाइजेशन में हेल्प करता है, पर ये बाइल एसिड निकलता नहीं है फीसेस के साथ, ये बाइल एसिड वापस रीअब्जॉर्ब होता है। तो इस रीअब्जॉर्प्शन को रोकना है, क्योंकि अगर ये बाइल एसिड वापस लीवर में आ गया तो फिर कभी भी लीवर कोलेस्ट्रॉल नहीं लेगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा, तो अभी भी आप इतना याद रखिए कि इस रीअब्जॉर्प्शन को रोकना है। जो बाइल एसिड इंटेस्टाइन में आया है, इस बाइल एसिड को वापस जाने से रोकना है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए हमें देना पड़ेगा बाइल एसिड रेजिन्स। ये देखिए आप, इसको डिटेल में देखेंगे ना अभी, हाँ, और एक इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपका जो सीरम कोलेस्ट्रॉल है, मतलब जो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, ये सीरम कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है सेलुलर कोलेस्ट्रॉल में। एक नॉर्मल लेवल तक सीरम कोलेस्ट्रॉल जो है सेलुलर कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पर अब होता क्या है, सेलुलर कोलेस्ट्रॉल बनाना एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे ब्लड से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो रहा है, हमारा जो सीरम कोलेस्ट्रॉल है वो कन्वर्ट हो रहा है सेलुलर कोलेस्ट्रॉल में। तो हम तो ये चाहेंगे कि हमारे ब्लड का सारा गंदा कोलेस्ट्रॉल जो है सेलुलर कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाए, पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी बॉडी समझदार है, वो थोड़ा ही बनाएगी। तो हमें देना पड़ेगा स्टेटिन। स्टेटिन क्या करता है? सेलुलर कोलेस्ट्रॉल की अवेबिलिटी को कम कर देता है। किसको कम कर देता है? अवेबिलिटी को। तो हमारी बॉडी को लगेगा कि यार सेलुलर कोलेस्ट्रॉल सही में है या नहीं, ठीक है। सेलुलर कोलेस्ट्रॉल की अवेबिलिटी को कौन कम करेगा? स्टेटिन। तो स्टेटिन क्या करता है? स्टेटिन सेलुलर कोलेस्ट्रॉल की अवेबिलिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को लगता है कि यार हमारे पास सेलुलर कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो हमारी बॉडी इस ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को, गंदे कोलेस्ट्रॉल को यूज करके सेलुलर कोलेस्ट्रॉल बना देती है। तो ध्यान रखना, स्टेटिन सेलुलर कोलेस्ट्रॉल की अवेबिलिटी कम कर देता है, इसी वजह से ये सीरम कोलेस्ट्रॉल बार बार सेलुलर कोलेस्ट्रॉल में बदलता रहता है और हमारे ब्लड में से सीरम कोलेस्ट्रॉल कम होता रहता है। देखो, दोनों को डिटेल में देखेंगे हम। मैंने आपको क्लासिफिकेशन में से बताया था हमें दो कौन से देखना है, एक तो फर्स्ट लाइन का HMG कोए रिडक्टेस देखना है, और फिर हमें देखना है बाइल एसिड रेजिन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बाइल एसिड रेजिन। बाइल एसिड रेजिन के बाद हम बताएंगे HMG कोए रिडक्टेस इनहिबिटर। तो चलिए एक ब्लैंक पेज पे चलते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं बाइल एसिड रेजिन को। देखो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आपका ब्लड है, आपके ब्लड में क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। आई रिपीट, आपके ब्लड में क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। कौन सा कोलेस्ट्रॉल? गंदा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, या फिर आप बोल लीजिए LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल को यूज करता है लीवर। यहाँ पर खड़ा है लीवर, मान लीजिए लीवर एक पर्सन है, यहाँ पर खड़ा है। लीवर बोलता है आ जाओ, मैं आपको यूज कर लेता हूँ। तो हमने कहा यार ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि लीवर बुला रहा है कि आ जाओ, मैं बैड कोलेस्ट्रॉल को यूज कर लेता हूँ। मैंने कहा इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? लीजिए लीजिए लीवर भैया, लीजिए बैड कोलेस्ट्रॉल लीजिए आप। मैंने पूछा फिर लीवर से, मैंने कहा आप करेंगे क्या? आप ले तो रहे हैं बैड कोलेस्ट्रॉल को। तो लीवर बोलता है कि मैं इस बैड कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में बदल दूंगा। मैंने कहा फिर ये बाइल एसिड क्या करेगा?
वो बोलेगा कि ये बाइल एसिड इंटेस्टाइन में जाएगा। कहाँ पर जाएगा? इंटेस्टाइन में जाएगा, और इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेशन में हेल्प करेगा। मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, आप तो मेरे ब्लड में से वो वाला कोलेस्ट्रॉल ले रहे हो जो कि बहुत ही गंदा है, और आप इतने अच्छे आदमी हो लीवर भैया कि आप उस बैड कोलेस्ट्रॉल को लेकर बाइल एसिड बना रहे हो, और वो बाइल एसिड इंटेस्टाइन में जाके मेरी मदद कर रहा है डाइजेशन में। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। तो लीवर बोलता है इतना ही नहीं, जो बाइल एसिड मैं बनाता हूं वो इंटेस्टाइन में जाके डाइजेशन की हेल्प तो करता है, ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करा के फीसेस तो बनाता है, ठीक है। ये जो बाइल एसिड है इंटेस्टाइन में जाने के बाद वापस मेरे पास आ जाता है। तो यार मेरे मन में लालच आ गया, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे मन में लालच आ गया कि यार ये बाइल एसिड इंटेस्टाइन में से वापस आ रहा है, और अगर लीवर के पास बाइल एसिड होगा, मान लीजिए यहाँ पर ये लीवर खड़ा है, लीवर के पास अगर बाइल एसिड वापस आ जाएगा तो ये तो ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल लेगा ही नहीं, क्योंकि ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल कब लेगा लीवर? ये जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है ये कब यूज करेगा लीवर? जब उसको बाइल एसिड बनाना होगा। पर ये बाइल एसिड तो वापस आ रहा है। देखो ध्यान से सुनो और समझो, जो हमारे ब्लड में गंदा कोलेस्ट्रॉल था वो गंदा कोलेस्ट्रॉल लीवर ने यूज ले लिया और बाइल एसिड बना लिया, और ये बाइल एसिड इंटेस्टाइन में गया, डाइजेशन करवाया और फीसस बना दिए। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि लीवर हमारे लिए इतनी मदद कर रहा है, लीवर हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को ले रहा है। पर यहाँ पर एक चालबाजी हुई, लीवर ने क्या करा कि जो बाइल एसिड बनाया था इंटेस्टाइन में दिया था, वो बाइल एसिड काम करने के बाद वापस आ जाता है लीवर के पास। अब लीवर के पास बाइल एसिड आ गया, ठीक है, तो क्या लीवर लो डेंसिटी का लिपोप्रोटीन अब लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि उसके पास पहले से बाइल एसिड है। लीवर बोलता है कि मेरे पास तो बाइल एसिड है, मुझे आपके लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की क्या जरूरत, क्योंकि ये जब भी जरूरत थी जब मुझे बाइल एसिड बनाना था। अब मेरे पास तो पहले से ही बाइल एसिड है, तो क्या मैं आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लूंगा? नहीं, क्योंकि मेरे पास पहले से बाइल एसिड है। तो लीवर के पास इस बाइल एसिड को आने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि लीवर के पास जब बाइल एसिड रहेगा नहीं ना, तभी लीवर इस बैड कोलेस्ट्रॉल को यूज करेगा, ठीक है। लीवर बैड कोलेस्ट्रॉल को यूज करके क्या करता है? बाइल एसिड बनाता है। पर अगर लीवर के पास पहले से बाइल एसिड हुआ तो वो क्यों यूज करेगा? समझ गए ना? सपोज लीवर के पास अगर पहले से बाइल एसिड हुआ तो फिर हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको क्यों यूज करेगा? वो नहीं करेगा ना। तो इस बाइल एसिड को हटाओ, ये जब बाइल एसिड हट जाएगा तो लीवर अपने आप बाइल एसिड बनाने के लिए, जब उसके पास बाइल एसिड नहीं रहेगा तो उसको तो बाइल एसिड बनाने का काम है, तो वो ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल लेगा। तो आपको क्या करना है, यहां पर ये जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, ये जो इंटेस्टाइन में से बाइल एसिड वापस जा रहा है लीवर के पास, इसको रोक देना है। जब ये इंटेस्टाइन से बाइल एसिड लीवर के पास वापस नहीं जाएगा तो लीवर को मजबूरी में आकर हमारे ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल लेना पड़ेगा और वापस बाइल एसिड बनाना पड़ेगा। तो ये तो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात हो गई। तो इस तरह से हमने देखा कि लीवर किस तरह से काम करता है। लीवर जो है ब्लड में से बैड कोलेस्ट्रॉल लेता है, बाइल एसिड बनाता है, वो बाइल एसिड हमारे इंटेस्टाइन में जाता है और डाइजेशन में हेल्प कराता है, फीसेस बनाता है। पर इस बार क्या करना है, देखो ये बाइल एसिड जो है रीअब्जॉर्ब हो रहा था, तो इस रीअब्जॉर्प्शन को रोकना है। तो इस रीअब्जॉर्प्शन को रोकेंगे ताकि लीवर के पास क्या ना रहे, बाइल एसिड ना रहे, और लीवर के पास बाइल एसिड नहीं रहेगा तो ये वापस उठाएगा बैड कोलेस्ट्रॉल को और बाइल एसिड बनाएगा। तो अभी तो हमने सिंपली ये बोल दिया कि इस रीअब्जॉर्प्शन को रोकना है। तो आइए देखते हैं कि ये रीअब्जॉर्प्शन रुकता कैसे है, एक्चुअल में ये रीअब्जॉर्प्शन कैसे रुकेगा वो देखेंगे। देखो हमें ड्रग देनी पड़ेगी जिसका नाम है बाइल एसिड रेजिन। ये बाइल एसिड रेजिन जो ड्रग है ये होती है कैटाइनिक नेचर की, और जो हमारा बाइल एसिड रीअब्जॉर्ब होने वाला था वो होता है एनाइनिक नेचर का। आई रिपीट, रीअब्जॉर्प्शन को रोकना है। किसको रोकना है? रीअब्जॉर्प्शन को। रीअब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए ड्रग देनी पड़ेगी बाइल एसिड रेजिन, ठीक है, ये वाली ड्रग से। तो ये ड्रग जो होती है कैटाइनिक नेचर की होती है, और जो बाइल एसिड रीअब्जॉर्ब हो रहा था वो एनाइनिक नेचर का होता है। तो ये दोनों भाई भाई मिलकर एक वाटर इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अब इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यह इंटेस्टाइन में रहेगी, फीसेस के साथ रिमूव हो जाएगी बॉडी से। और जब बाइल एसिड बॉडी से रिमूव हो जाएगा तो लीवर को लगेगा मेरे पास तो अब कुछ नहीं है, मैं तो परेशान हूं। नाउ लीवर अगेन टेक कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड टू फॉर्म बाइल एसिड, हेंस कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज इन द ब्लड। इस तरह से काम होता है। सारा सब कुछ लिखा हुआ है एज इट इज। अब नेक्स्ट है आपका HMG कोए। देखो ध्यान से सुनना, आपको मैंने शुरू में इतना बता दिया था कि HMG कोए रिडक्टेस ये जो एंजाइम है ये कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में बहुत जरूरी।
ये बात आपको पता है कि HMG कोए रिडक्टेज जो एंजाइम है ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में बहुत जरूरी है। दैट्स वाई हमें इसका इनहिबिटर देना पड़ेगा, हमें इस एंजाइम को रोकना पड़ेगा। तो रिएक्शन देख लो कैसे होती है। HMG कोए कन्वर्टेड इनटू मेवालोनिक एसिड एंड दिस मेवालोनिक एसिड फाइनली कन्वर्टेड इनटू कोलेस्ट्रॉल। बट एज यू नो कि हमारी बॉडी में पहले से ही बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो हम कोलेस्ट्रॉल को बनने नहीं देंगे। और अगर हमें इसको बनने से रोकना है, मतलब हमें इसको बनने से रोकना है और हमें यहाँ पर इस एंजाइम को रोकना है, क्योंकि इसी एंजाइम की वजह से कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। तो इस एंजाइम को रोकने के लिए, एंजाइम का नाम क्या है? HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम। और इस एंजाइम को रोकने के लिए इनहिबिटर कौन सा लेंगे? HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर। तो ध्यान रखना, ये इनहिबिटर जो है कन्वर्जन को रोक देगा। नाउ HMG कोए कन्वर्ट नहीं हो पाएगा मेवालोनिक में, और ये मेवालोनिक से कोलेस्ट्रॉल नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से हमने कोलेस्ट्रॉल के बनने को रोक दिया। सिर्फ एक एंजाइम को रोक के हमने पूरी सिंथेसिस रोक दी। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि HMG कोए जो है मेवालोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है और फाइनली कोलेस्ट्रॉल बनता है। ये एंजाइम जो है बहुत जरूरी है। तो हमने क्या करा, इस एंजाइम को रोक दिया, इनहिबिटर दे दिया। जैसे ही ये एंजाइम रुका, मेवालोनिक एसिड बनना रुक गया और कोलेस्ट्रॉल बनना भी रुक गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है रेट लिमिटिंग स्टेप, मतलब ये ऐसी स्टेप है जो कि कोलेस्ट्रॉल के बनने को डिसाइड करती है। तो जब हम इस स्टेप को ही रोक देंगे तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही नहीं। अभी तक तो हमने कोलेस्ट्रॉल के बनने को रोका, पर जैसे ही कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हुआ, ये सिग्नल गए DNA को कि यार DNA कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो गया। फिर DNA से सिग्नल गए mRNA के पास, मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड के पास। mRNA से सिग्नल गए राइबोसोम के पास। क्या सिग्नल जा रहे हैं? कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कम हो गई। करी तो हमने ही है, इनहिबिटर देके करी है ना हमने। ठीक है, पर ये सिग्नल गया DNA के पास, DNA से mRNA के पास, mRNA से राइबोसोम के पास। अब राइबोसोम एक्शन लेना चाहता है। राइबोसोम क्या करेगा? राइबोसोम सोचेगा कि चलो LDL रिसेप्टर बढ़ाऊं। क्या बढ़ाऊं? LDL के रिसेप्टर बढ़ाऊं। उसको लगेगा कि कमी है हमारी कुछ ना कुछ। हमारी बॉडी को क्या लगता है कि हमें ही कुछ कमी है, पर हमने तो ड्रग देके रोका है ना। तो हमारी बॉडी क्या करेगी? LDL के रिसेप्टर बढ़ाएगी। तो जब LDL के रिसेप्टर मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के रिसेप्टर मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल के रिसेप्टर बढ़ जाएंगे, तो ब्लड में जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल होगा वो बैड कोलेस्ट्रॉल जुड़ जाएगा इन रिसेप्टर से। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ब्लड में हमने बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर दिया। कैसे कम कर दिया? देखो ध्यान से, जब यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल नहीं बना तो ये सिग्नल गए DNA के पास, फिर mRNA के पास, फिर राइबोसोम के पास। तो राइबोसोम ने LDL के रिसेप्टर के फॉर्मेशन को ट्रिगर कर दिया। मतलब बहुत ज्यादा LDL के रिसेप्टर यहाँ पे बन चुके हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के बहुत ज्यादा रिसेप्टर यहाँ पे बन चुके हैं, जिसको हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल के रिसेप्टर। अब इस बैड कोलेस्ट्रॉल के रिसेप्टर से कौन जुड़ेगा? बैड कोलेस्ट्रॉल जुड़ेगा। तो हमारे ब्लड में जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल था, जो भी LDL था, वो आके यहाँ से जुड़ गया। तो ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, और हमें यही तो चाहिए कि ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल LDL का लेवल कम हो जाए। तो इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म होता है, और ये आपकी पूरी थ्योरी। देखो, DNA से RNA के पास सिग्नल गए, RNA से राइबोसोम के पास गए, LDL के रिसेप्टर बने, LDL जो है LDL के रिसेप्टर से जुड़ा, और LDL जो है कम हो गया। सर्कुलेटिंग LDL मतलब ब्लड में जो LDL था, सर्कुलेट हो रहा था, वो अब कम हो चुका है, और हमें यही करना था। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। मैंने सारा डिटेल आपको बता दिया है। बाइल एसिड रेजिन का बता दिया, मैंने आपको HMG कोए का बता दिया। उससे पहले मैंने आपको इस फ्लो चार्ट से सारे ही ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया, क्लासिफिकेशन बता दिया, इसमें होता क्या है हाइपरलिपिडेमिक में वो भी आपको मैंने सारा बता दिया, सिम्टम्स क्या है वगैरह वगैरह। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। टेलीग्राम से जुड़ जाना, टेलीग्राम पे सारी अपडेट आती है, इंस्टाग्राम पे मीम आते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन, तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप तीनों प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च कर सकते हैं डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।